अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इलेक्शंस हो गए हैं। फॉर्म 45-47 में जो फ़र्क है उसका शोर अभी थमा नहीं। उसके बाद रीकाउंटिंग वाले मामला आपने देखा कि मुख्तलिफ हल्के इलेक्शन कमीशन ने खोले और दो तीन हल्कों के अंदर वोट्स रिजेक्ट हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के, और वो सीट्स मुंतकिल हो गई टूवर्ड्स PMLN। और ये दावा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमारी 20 के करीब सीट्स PMLN को दे दी जाएंगी हमें, जो कि रिजल्ट आ गया था इलेक्शन का, लेकिन आगे फिर दोबारा रीकाउंटिंग के अंदर वोट रिजेक्ट हुए, वो तो हम देख ही रहे हैं, और उसके बाद जो है ना वो सीटें हमसे छीनी जाएंगी। अच्छा, ये मामला भी अपनी जगह पे था। एक और सूरत हाल निकल आई है, और वो ये है कि अब आगे सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं, और सेनेट इलेक्शंस के हवाले से अब अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ये दावा कर रहे हैं कि हमारे 40 के करीब जो असम्बलीज के सूबाई असम्बलीज के मेंबरान हैं उनको तोड़ लिया गया। वो वोट पार्टी के कैंडिडेट को नहीं देंगे, वो कहीं और वोट देंगे। अच्छा, चूंकि पहले वाला दावा जब आया था उमर अयूब साहब ने किया था, दीगर लोगों ने किया था, वो हमने देखा कि वो सच भी साबित होता नजर आया था। अब ये वाला जो दावा है एक दफा सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं, दिखाएं। तो हमारे साथ पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भचर साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये सर बताइएगा, ऑफर के हवाले से जो बात हो रही है उसको डिनाई आपकी पार्टी के शेर अफजल मरवत साहब ने भी नहीं किया, आप जरा खुद बता दीजिए तो बेहतर होगा। क्या ऑफर आई है सर? सर ये ऑफर ये थी कि हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब जो हैं मोइन कुरैशी साहब और दो हमारे और मेंबर्स को ये ज़रूर स्पीकर पंजाब असेंबली ने ये बात की थी कि अगर आप अपनी 2 सीटें आपकी हैं, जो प्रैक्टिस हुई थी चौधरी परवेज इलाही साहब ने पिछले, मैं भी उस असेंबली में मौजूद था, तो जो प्रैक्टिस हुई थी पिछली दफ़ा कि जिसकी जितनी सीटें बनती हैं बजाय इसके कि हम आपस में ये वो प्रैक्टिस हो इलेक्शन की, तो जिसकी जितनी सीटें एज पर उसकी जो मेंबरशिप है असेंबली में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सीट्स को कैप्चर कर रहे हैं। तो ये हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब ने हमें कन्वे किया, बल्कि ये हामिद खान साहब, हमारे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, IF को भी हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब और हम ये कन्वे कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये भचर साहब ये बता दीजिएगा जरा, मैं इसकी तरफ भी आऊं कि ये 40 लोग जो कह रहे हैं कि तोड़े जा चुके हैं और वो वोट आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स को नहीं देंगे, वो बाहर कहीं पे देंगे, ये क्या मामला है? कोई लिस्ट आपको पता है? शेर अफजल मरवत साहब ने आपके साथ शेयर की या आपने उनके साथ की थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मरवत साहब हमारे काबिल एहतराम MNA हैं, हमारी पार्टी के लीडर भी हैं, और तो मेरे ख्याल में उनको किसी जगह से ये कोई गलत खबर ही मिली है जो तोड़े जा चुके वाली बात है। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो 104 मेंबर्स इस वक्त हैं वो हमारे इस वक्त मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला, और बड़े डिटरमिन हैं, और इंशाअल्लाह अगर इलेक्शन होता है हमारा, जिस तरह ये 3 तारीख की तरफ हम जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई मेंबर भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ जुल्म ज्यादती आप खुद देख लें कि पूरा फरवरी से लेके आज दिन तक जो कुछ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स के साथ, और उससे पहले जो जब हमने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए उस वक्त जो कुछ हुआ हमारे। नहीं भचर साहब, वो तो हुआ है, लेकिन देखें वो MPAs को वो कह रहे हैं कि 40 तोड़े जा चुके हैं, तोड़े जाने की कोशिश नहीं हो रही। एक बात चलें वो हो गया, वो उनको गलतफहमी भी हुई होगी, लेकिन फिर आपको उनसे पूछना चाहिए कि ये 40 कौन से हैं, कोई नाम तो बताएं कम से कम। शेर अफजल मरवत साहब एक दो की बता दें, उनको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, चले वो पता कर लीजिए, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है, उसमें पता तो नहीं चलता कल को वोट कहां निकला है। देखिए, क्योंकि मरवत साहब हमारी अपनी पार्टी के एक हैं, MNA हैं और हमारे लीडर भी हैं, तो ये बात हम उनसे पूछ भी लेंगे, लेकिन बट मुझे नहीं कोई ऐसा लगता, क्योंकि पार्टी हम पंजाब में हैं, और पंजाब में तो आप खुद देख लें कि गुज़श्ता 4-5 दिन से जब से अपोजिशन लीडर और डिप्टी अपोजिशन लीडर ये सारी हमारा फॉर्मेट बन रहा है, तो माशाल्लाह हमारी जो एहतजाज है वो आपके सामने है। जिस तरह खान साहब की तस्वीर पे पहली दफ़ा उन्होंने बायकॉट किया ट्रेजरी बेंचेस ने, कि बजट सेशन का बायकॉट जो है वो पंजाब असेंबली की तारीख में पहली दफा हुकूमती पार्टी ने किया है। जी। तो मेरा नहीं ख्याल, मजीद हम आपस में बात कर भी लेंगे, लेकिन मुझे इस बात का इसलिए कुछ नजर नहीं आता कि इंशाल्लाह पूरी पार्टी इंटैक्ट है, इसमें कोई मुझे नहीं। वो सर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले क्या पाकिस्तान की तारीख की बात नहीं करते? चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। क्या आपके वोट कहीं के डले कहीं पर नहीं निकले? क्या सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर पता तो नहीं चलता किसने डाला, और वोट जितने होने चाहिए थे वो नंबर्स कम हुए हैं ना इससे भी पहले? सर इससे पहले मैं आपको अर्ज करूं कि मेरा इलेक्शन था उसमें
क्योंकि पहला दिन था तो हमारे मेंबर्स का असल में बात ये है सर कि मैं आपको एक अर्ज करूं जी जी। कि हमारे मेंबर थे पहले दिनों में, आपको पता है 9 महीने सब हाइड रहे, डरे पे कि एफआईआर 5-5 6-6 पे बंदों पे थी। मेरे अपने ऊपर 8 एफआईआर हैं इस वक्त अच्छा। स्टैंड कर रही हैं। तो इस वो ये था कि जिस वक्त जिस तरह की हाजिरी थी वो वोट हमें पड़े हैं। यानी अगर मेरे इलेक्शन में हमें 98 की हाजिरी थी तो 2 मेरे रिजेक्ट हुए हैं, वो पड़े हैं। बट उसके बाद हमारे डिप्टी स्पीकर साहब पे 4-5 दिन की 4-5 वोट्स की हाजिरी बढ़ गई, उसको भी पड़े हैं। तो ये उधर जो हमारे तकरीबन 4 या 5 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो ये हुए हैं कि उन्होंने दरमियान में डाले हुए थे। वो क्योंकि हमारे दोस्त पहली दफ़ा आए हैं तो ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो उसमें किसी ने दरमियान पे टिक किया हुआ था, किसी ने उसका क्रॉस का निशान लगाया हुआ था, किसी ने ये बच्चा साहब ऐसे आपको याद होगा अब लास्ट सेनेट के इलेक्शंस के अंदर वो आपको याद है कि 5 वोट्स वो टीवी के ऊपर सब लाइव चला था, वो इधर लगाने थे, वो सामने लगा दिया, उसकी वजह से रिजेक्ट हो गए। और वो बड़े सीजन पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने सबने किया था, वो नए तो नहीं थे। तो उस पे आईब्रोज तो रेज होती है ना कि ये ऐसे तो नहीं होता। खैर, लेकिन आज़ाद भी आए हुए ना बच्चा साहब, कैंडिडेट्स आज़ाद भी हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, काकड़ साहब हैं, फिर आपने आपके फैसल वाडा साहब हैं। वो कहीं ना कहीं से तो उनको वोट सारे पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी की हमायत से तो नहीं मिलना, वो खरीदेंगे भी क्योंकि इस तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मुसीबत और इतनी तकलीफ झेलने के बाद जो एमपीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि डेफिनेटली उनको पता है कि हमारे मुस्तकबिल का मामला है और पूरी टीम बड़ी डिटरमिन है इस वक्त माशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जो भी इमरान खान को इस मौके पे धोखा देगा, आपको पता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और सियासत का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ वाबस्ता है। तो मेरा नहीं ख्याल को इस किस्म की जुर्रत करेगा। बच्चर साहब, धोखा देने वाले का पता नहीं चलेगा, यही तो मसला है। इसी वजह से तो आपसे पूछ रहा था कि अगर आप शेर अफजल मरवत साहब से पूछ लेते तो शायद बेहतर होता, उनको पता हो शायद। सर, हमारे वो चूंकि पार्टी के हम जरूर राब्ता करेंगे, वो कोई इस तरह गैर आदमी तो नहीं है, जरूर करेंगे राब्ता, लेकिन हमारे एंड से ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, आगे ये पता चला सेंट्रल कमेटी का भी आपका जो इजलास हुआ, सॉरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसके अंदर ये था कि आगे एहतजाजी तहरीक शुरू होनी है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर अब एहतजाज होंगे। 30 मार्च को भी एहतजाज की कोई डेट है, एक तो इस्लामाबाद में, उसके अलावा हर शहर के अंदर आप जब करने जाते हैं तो इतने एहतजाजी नहीं होते जितनी पुलिस वहाँ पे इकट्ठी होती है। तो ये आपका राइट है, आईनी कानूनी हक है आपका। इसके हवाले से अब चूंकि पंजाब असेंबली भी वजूद में आ चुकी है, कोई करारदाद जमा करवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने? जी, हम नेक्स्ट वीक करारदाद भी जमा करा रहे हैं, क्योंकि हमारे ये फैसला हुआ है फ्राइडे को, तो सैटरडे संडे ऑफ होता है। दूसरी बात ये है जी कि वो तो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है, बुनियादी हकूक भी यहाँ तो सलब हो चुके हैं जो एक आम शहरी के हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक पुलिस को इन्होंने लगाया हुआ है पे रोल पे कि इन्होंने पकड़ना ही सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के पुरअमन एहतजाज पे धावा बोलना है और उनके पुरअमन वर्कर्स को पकड़ना है। तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं एहतजाज। तो देखो जी, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हर सियासी जमात का हक है। हमारी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो आपने देखा था कि मौलाना फजल रहमान का धरना हुआ था, बड़ा आराम से वो आए, उन्होंने धरना किया, वो चले गए। और भी जो एहतजाज ये करते थे, तो हमने तो कभी इनको नहीं ऐसा मना किया या हमने कोई ऐसी पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात तो है बच्चर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जैसे सीएम पंजाब ने कहा कि आई विल बी रूथलेस, मतलब किसी किस्म का कोई रहम नहीं किया जाएगा, बेरहम होकर निपटा जाएगा जो एहतजाज के लिए बाहर निकलेगा, पाकिस्तान का अमन अमान खराब करेगा। आपका बिल्कुल पुरअमन था, लेकिन आप नहीं समझते कि काफ़ी टाइम बीच में गुजर गया, आप एक करारदाद, फिर उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना, ये जो फोरम्स अवेलेबल हैं कम अज़ कम उनको तो बड़ा टाइमली यूज़ किया जाना चाहिए था। देखिए जी, हमारा जो पहला 30 मार्च को हो रहा है इस्लामाबाद में, उसके लिए हम जलसे की इजाज़त तो ले रहे हैं, क्योंकि वो वफाकी टेरिटरी है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। सही रहेगी बात चीफ मिनिस्टर के रुथलेस होने की, वो उसने 10 मार्च को भी उन्होंने दिखा दिया, जब हमारा एक एहतजाज जीपीओ चौक पे, वो उन्होंने जीपीओ चौक पे वो जिस तरह हमारे एमपीए को वो पकड़ के फर्क पकड़ के ले, तो आप खुद देख लें कि इस वक्त जो पोजीशन उन्होंने की हुई है, वो तो आप समझ लें कि अदरवाइज चूंकि इनके पास मैंडेट नहीं है, इनके कॉन्शियस में ये है कि हमारे पास मैंडेट नहीं है और हम मुसल्लत हुए हैं, तो देयरफॉर ये इस किस्म की बातें कर रही हैं। नहीं तो जमहूरी अमल में तो रुतलेस होना अपने आप को
मजीद डिजास्टर की तरफ ले जाना है, एक जी सियासी पार्टी से ताल्लुक। जी। अच्छा, लास्टली सर, पंजाब की जो आपकी तंजीम है ओवरऑल पार्टी की, वो कुछ बहुत ज्यादा फाल नजर नहीं आती। लास्ट भी जब जीपीओ के ऊपर कॉल थी, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर वहां पे, ठीक है, वही मैं अर्ज कर रहा था कि जितने कारकुन थे उससे बहुत ज्यादा तादाद में पुलिस वहां पर मौजूद थी। तो वो जिस तरह से कहते हैं कि गैल्वनाइज करना और वो निकालना लोगों को, वो मामला कुछ खास नजर नहीं आया। देखिए जी, हमारे जो तंजीम है वो बिल्कुल फ़ाल है, हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। जिन जिन हालात में हमारी तंजीम काम कर रही है, इन हालात हालात में सही, दूसरी बातों तो ठीक कह रहा। जो थी वो तो मुल्क छोड़ के ही चली गई थी, बल्कि उनके सरबराह भी मुल्क छोड़ के चले गए थे। एक्चुअल हुआ ये है जी कि हमारी जो जीपीओ चौक पे जो हमारा इकट्ठा होना था, हमारे जो काफ़िले थे उनको बहुत दूर रोक लिया गया था और लोगों को रात को ठीक। लोगों के घरों में इन्होंने मुकम्मल तौर पे दोबारा क्रैक डाउन और ये वो किया, नहीं तो उस मौजूदा हालात के मुताबिक तो बहुत अच्छे एहतजाज थे जी हमारे बिल्कुल, इसमें। ठीक है, ठीक है, दैट मेक्स सेंस। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान भचर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब पहले भी ये बात कर चुके हैं, पहले से मतलब है आज से कुछ माह पहले, बल्कि काफ़ी माह पहले, कि वो इमरान खान का, या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, एक का वजूद रह सकता है, दूसरे का नहीं रह सकता। जब पूछा जाता है तो आगे से कहते हैं मैं सियासी वजूद की बात कर रहा था। ये मामला है क्या? अचानक दोबारा कैसे उनको याद आ गया? कुछ वजह है इसके पीछे? ब्रेक के बाद बात होती है। वेलकम बैक। आज से 8-9 माह पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वजूद ख़त्म कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं, मैं सियासी वजूद की बात कर रहा था, हमारी उनसे सियासी लड़ाई है। अब फिर दोबारा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो दिस, दैट राना सनाउल्लाह साहब ने एक दो जगह के ऊपर बाकायदा ये कहकर इंटरव्यू करवाया। इंटरव्यू से मतलब एक ओवरऑल इंटरव्यू रखवाया, और उसके बाद ये सवाल उन्होंने ये खुद बात ही वहाँ पे रखी सामने। खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। अब घुमन साहब, आप किस तरह से रीड करते हैं इस मामले को? एक तो ये है कि ये पहले भी बात हो चुकी थी, इसमें बड़ी तनकीद हुई और उससे कंफ्यूजन भी फैली और उससे हैरेसमेंट भी फैली। फिर उसके बाद राना साहब को दोबारा अचानक ये याद आ गया है। व्हाट कुड बी द रीजंस? मकसद क्या हो सकते हैं राना सनाउल्लाह साहब के दोबारा ये याद कराने के, और फिर अगेन इस तरह की एम्बिगुअस स्टेटमेंट देना विच इज थ्रेटनिंग ऑल्सो इन वर्ड्स, मतलब वो धमकाने वाली लगती है। एक तो इसका ये जो सतही मकसद, इसका माना हम समझ सकते हैं कि ये राना साहब ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बगौर जायजा लें इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का, तो आपको समझ आ जाएगी। असल में ये वो लोग हैं, खासतौर पर जावेद लतीफ साहब होंगे, राना सनाउल्लाह साहब होंगे, बाकी भी मैं देख रहा था चांद एक और भी इनके लोग जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जब वापस आए, आपको ये भी याद होगा कि 6 फरवरी को 2 दिन इलेक्शन से पहले तमाम पाकिस्तान के अखबार के अंदर एक हेडलाइन छपी थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ, आपने देखा होगा वो हेडलाइन, जो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल वो के तौर पर छापी गई थी। तो एक जो सारे का सारा प्लान था वो 8 फरवरी को देखा कि वो बिल्कुल जो ना वो तलपट हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है इन सारे लोगों को कि इनको समझ नहीं आ रही अब करना क्या है। अब नवाज शरीफ साहब जो है, जाहिर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, वो प्राइम मिनिस्टर ही बने। अब ये है कि वो ही हैज बीन रेलीगेटेड टू एज एडवाइजर टू द सीएम पंजाब, वो वहां पे आके बैठ गए हैं। अब जो फैसले करने की वो कोशिश करते हैं, आपने देखा डार साहब ईसीसी के चेयरमैन बने, वापस हो गया फैसला। उसके बाद काबीना के अंदर कुछ जो है पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, फिर वापस हो जाते हैं। तो हर गुजरते दिन के साथ जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब का जो हल्का अहबाब है विद इन पार्टी ओवरऑल, वो श्रिंक होता जा रहा है, वो स्क्वीज होते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सारे बयानात दे रहे हैं, ये इट शोज द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब उनको समझ नहीं आ रही होना क्या है, करना क्या है। ऑन ग्राउंड आपको पता है, आप लाहौर में बैठे हैं, फैसलाबाद के अंदर जिस तरह 8 फरवरी को लोग निकले, अदरवाइज इनको नजर आ रहा है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, ना हमें जाहिर है इस वक्त जो एक PDM 2 को हुकूमत बनी है वफाक के अंदर, वहां पे तो जगह बनती नजर ही नहीं आ रही। जाहिर है वहां पे मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, ये एक पोजीशन थी जिसके ऊपर उनकी नजर थी, शायद मैं एडवाइजर आ जाऊं, बाद में सेनेटर बन जाऊं, या कोई मैंने बाई इलेक्शन जीत के आ जाऊं, वो पोजीशन चली गई। तो अब वो देख यही रहे हैं कोई इस तरह के बयानात दे के रेलेवेंट रहा जाए। मेरे ख्याल में हमारा अब इन लोगों के बयानात को जिक्र करके मेरे ख्याल में उनको खामखा की अहमियत देने के मुतरादिफ होगा। अदरवाइज मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इनका जो खास तौर पर एक जो सियासत है फॉर द टाइम बीइंग, मुझे लग रहा है कि उसको बहुत सख्त नुकसान पहुंचा है। सियासत के अंदर हर पे आखिर कोई नहीं होता, लेकिन
मुस्तकबल करीब के अंदर मैं नहीं देखा कि राणा साहब हूँ, जावेद साहब, जो बाकी ऐसे लोग हैं, तो आपने देखा हो कि हर रोज मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते हैं। फिर अपने बयानात ख्वाजा आसिफ साहब का सर वो जनरल बाजवा के एहतसाब से मुतालिक, वो भी फिर इसी सिलसिले की इसी टाइप का एक बयान है ना, फिर अगर देखा जाए जो आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह के बयान आप देखें। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं 25 साल से इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। जो वजीर दिफा होता है उसके पास सिर्फ एक गाड़ी होती है झंडे वाली, जो वजीर दिफा के पास और किसी तरह का कोई काम नहीं होता, वो बस काबीना का हिस्सा होते हैं। स्टैम्प सर उन्होंने लगानी होती हैं, मोहरे शोरे तो लगाते हैं ना वो। अच्छा, लेकिन ये है कि जिस तरह आप देखो, अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर होता है उसके पास पेट्रोलियम के अंदर बहुत ज्यादा काम होता है, बड़े लाइसेंसेस, एनओसी, इसी तरह जो बाकी मुख्तलिफ प्राइवेटाइजेशन का है तो वहाँ पे भी काफी काम होता है। यहाँ पे फाइनेंस वाले हैं, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के एहसन इकबाल साहब पूरे मुल्क की जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसको उन्होंने सुपरवाइज करना होता है। तो ये काफी ज्यादा है। हमने सुना था कि डार साहब जो है ख्वाजा आसिफ साहब की वो ख्वाहिश थी किसी और मिनिस्ट्री की, लेकिन वो मिनिस्ट्री मिली नहीं, तो अब उनको पार्क किया गया वहाँ पे। आपको याद होगा परवेज हैदर साहब पार्क हो गए थे वज़ारत इत्तेफाक के अंदर, तो काफी ज्यादा सख्त नाराज हुए। पिछले दिनों उनके आप बयान भी सुन रहे थे। लिहाजा ये राणा सनावत साहब हूँ या बाकी ये लोग जो बयान दे रहे हैं, अब देखिए सियासत बहुत आगे निकल गई है, अब ऑन ग्राउंड चीजें बड़ी तब्दील हो गई हैं। राणा सनावत साहब या बाकी ये जो इनके कंटेम्प्रेरीज हैं, इनके सारे उस जो जनरेशन के लोग हैं, उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो 60-65% जो वोटर है वो यंग है, उसके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, वो देख रहा है। सर वो गुमन साहब वोट को इज्जत दो को वो टाकी शाकी मार के वो दोबारा जरा चमकाना चाह रहे हैं, तो क्या उनकी एक उनका हक है कि वो अपनी एक दोबारा जो है ना वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे ये जो आपने खुद ही आपने बात की वो ईसीसी की सरबराही वाली, वो बड़ा क्लियर होता है कि वो वजीर खजाना के पास है, पर लेके भी आप वजीर खजाना को इस वजह से आए सागदार साहब को इग्नोर करके कि ये IMF के साथ बेहतर तौर पे डील करेंगे, और फिर ECC इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट के मतलब वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने जब देना ही था तो पहले रखा क्यों अपने पास? किसी ने कहा फिर उनको कि यार ये क्या आप कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी दे देते हैं। असल में ना हमने देखा था कि जब 16 महीने भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे ना, बड़ी मुश्किल में थे। वो ये होता था कि कोई भी फाइल उनके पास फैसले के लिए आती थी, वो जाहिर है वो कंसल्ट करते थे लंदन में बड़े भाई से, उनके जाहिर है पार्टी के कायदे हैं, उनके बगैर आगे नहीं चला जाता, तो वहां से कोई मशवरा करते, उसके बाद वो फैसलों के अंदर काफी तातुल भी आ जाता, काफी ज्यादा चीजें पेंडिंग में भी चली गई। अब मामला ये है कि पार्टी के अंदर से दबाव है, जो है नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं उनके कुछ लोग एडजस्ट हों आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन जिन लोगों ने मुल्क को चलाना है वो समझते हैं कि मुल्क को जिस आगे लेके जाना है, डार साहब का जो फार्मूला है वो फ्लॉप हो गया। आप ये इससे अंदाजा लगा लेना कि पाकिस्तान के अंदर नून लीग की जितनी दफा हुकूमत बनी, डार साहब डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री डार साहब और वो हुकूमत का हिस्सा हूँ, उनकी पार्टी हुकूमत का हिस्सा हूँ, डार साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री में ना बैठे तो मतलब दिस इज समथिंग अनथिंकेबल पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेकिन वो नहीं है। आप देखा उनको घुसाने की कोशिश की गई, वो भी वापस हो गया। तो लिहाजा अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को करना पड़ रहा है। वो इसमें माहिर तो काफी ज्यादा है, होपफुली वो कर भी लेंगे, लेकिन आपने देखा वो इरसा का चेयरमैन लगा दिया, 24 घंटे के अंदर फैसला वापस। फिर आपने ये जो कमेटीज अनाउंस की, फिर फैसले वापस, उसके बाद अपने आप को लगाया, फिर फैसला वापस। अंदाजा करें ना कि प्राइम मिनिस्टर खुद अपने आप को अपॉइंट करता है ECC का और खुद वापस फिर अपने आप को खुद ही सैक कर देते हैं। मतलब इससे ज्यादा इस मुल्क के अंदर गुमन साहब वो क्या कहते हैं, मुकाबला तो दिल लातवा ने खूब किया, शायद वो हल्का फुल्का करने की कोशिश कर रहे हैं मुकाबला। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आजकल वक्त की बहुत रमज़ान की वजह से भी वो प्रोग्राम में आखिरी हम सेगमेंट में मुलाकात करेंगे थोड़ी देर के बाद। फैसल करीम कुन्नी साहब हमारे साथ होंगे, बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, ये तो डिसाइडेड है, लेकिन कौन होगा वो 2-3 दाम पहले सामने आ रहे थे। कमर जमान कायरा साहब का नाम था, नदीम अफजल चंद साहब का नाम था, वहाँ से साउथ पंजाब से एक वो जो पहले भी मखदूम अहमद महमूद साहब रहे हैं उनका भी नाम था, लेकिन अब बीच में ज़का अशरफ साहब का भी नाम सामने आ गया। वो तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि चंद साहब का कभी भी वॉज नॉट कंसिडर्ड सीरियसली, लेकिन कमर जमान कायरा साहब एक सीरियस कैंडिडेट। बिलावल भुट्टो साहब चाहते हैं कि वो गवर्नर पंजाब बने, बट एट द सेम टाइम ज़का अशरफ साहब जो हमदम दहरीना है आसिफ अली जरदारी साहब के, वो उनके गालिबन स्कूल कॉलेज क्लास फेलो भी हैं और भी मतलब पुरानी उनकी दोस्ती है, वो ज़का अशरफ साहब को चाह रहे हैं।
तो अब इस सब मामले के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन बनता है गवर्नर पंजाब, वो पीपल्स पार्टी का अपना मैटर है कि उन्होंने किस तरह से पार्टी को रिवाइव करना है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वंस अगेन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की इफा में से बाज़गश्त है कि आपस के अंदर इख्तलाफ राय है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान कि कौन होना चाहिए गवर्नर पंजाब। तो इस मामले के ऊपर बात करने के लिए हमें फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच कुंडी साहब, आपने वक्त दिया। कैसे मिजाज है सर? शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मैं गवर्नर पंजाब का तो आपसे पूछूंगा कि क्या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्या मामला चल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको मुबारकबाद दे दें सर गवर्नर केपी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तक दोनों गवर्नरशिप जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की है, पार्टी लीडरशिप ने इसके ऊपर फैसला करना है। अभी तक कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई नाम की। तमाम जो हमारे पार्टी के जो दोस्त हैं, चाहे वो पंजाब में चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में, पार्टी लीडरशिप को तमाम दोस्तों का मालूम है कौन क्या है। तो इस पे जो है प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बैठकर एक फैसला करना है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्योंकि मुल्क से बाहर हैं, मेरे ख्याल में जैसे वापस आते हैं तो उसके ऊपर कोई नाम फाइनल करेंगे। जी, पंजाब के हवाले से कुंडी साहब, ज़का अशरफ साहब का नाम अचानक ही आया। उससे पहले तो हम जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं आपकी पार्टी के, सो टू स्पीक पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके नाम हम सुन रहे थे। तो ज़का अशरफ साहब का नाम कहा जाता है कि जरदारी साहब की वजह से आया, क्योंकि जाहिर है कि एवरीवन नोज उनकी जरदारी साहब से कुर्बत तो है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पार्टी के अंदर बिलावल साहब और जरदारी साहब में? कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। मैंने सिर्फ आपके उससे सुना है, जबान से सुना, और आपके अभी तजिए से मैंने सुना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अभी तक जितने भी चीज़ें हुए हैं, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे उनकी टिकटें हैं, चाहे उसके बाद सेनेट था, अभी भी सेनेट की टिकटों की तकसीम था, जो कुछ भी हुआ वो बामी मशावरत के साथ हुआ। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मिलकर फैसले किए। कोई इसमें जो है इख्तलाफात नहीं है। ज़का अशरफ साहब भी पार्टी के पुराने दोस्त हैं, सीसी के मेंबर हैं। जो है कैरस साहब भी पुराने पार्टी के, जो आपके सामने के पार्टी के पुराने हमारे दोस्त हैं। नदीम चंद साहब भी हैं। बाकी जितने भी आपने नाम लिए तमाम हमारे पार्टी के पुराने दोस्त हैं, और उसमें से पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि वो किसको गवर्नरशिप बनाते हैं। अच्छा, मैं कुंडी साहब इस वजह से कह रहा था, आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर वो रमीज़ खान साहब की खबर है, फिर उसके अलावा डॉन अखबार के अंदर खबर है, उसके अंदर ये बाकायदा तस्करा है और दे कोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज लीडर्स कि ज़का अशरफ साहब का नाम पहले नहीं था, वो बाद के अंदर नाम ऐड हुआ, और ये तो मीडिया के ऊपर भी चलता रहा सब मामला। तो और फिर अगेन ये बात भी उसी के अंदर, ये बहुत सारी जगह पे इंसिनुएट नहीं सिर्फ किया जा रहा, वो तो कोट करके कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जरदारी साहब और बिलावल साहब में। वो भी गलत कह रहे हैं? नहीं यार, सच नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं। देखें, पहले भी आपकी मीडिया ने और आपके दोस्तों ने हमें कोट किया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल में मुआहदा हो रहा है कि हम कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 3 साल पीएमएल हुकूमत करेगी, 2 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। वो सब कुछ अपने जराए से अपनी आप तजज़िया दे सकते हैं, लेकिन फाइनलाइजेशन नहीं है। अभी भी आपने कहा कि ज़का अशरफ पहले भी पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, पार्टी में रहे हैं। कायरा साहब की अपनी वो हैं, नजीम चंद साहब की हैं, अहमद महमूद साहब हैं, जितने भी नाम चल रहे हैं सब, मतलब है कि सबकी जो सीवी बहुत मजबूत है। तो इस पे पार्टी ने, लीडरशिप ने आपस में बैठकर एक फैसला करना है कि उन्होंने किसको बनाना है। ऐसी इस पे मैं ये नहीं कह सकते कि जी फलां नाम पे जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फलां पे नहीं है। तो तमाम नाम पे जो है उनकी तमाम की सीवी रिच है और किसी को भी जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलें, वो दैट रिमेन्स टू बी सीन किसको बनाना चाहेंगे। एंड पे ऑपोजिशन लीडर सर नेशनल असेंबली में उस पर मामला, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो मौक़िफ़ सामने उसके अंदर आ रहा है पीएमएलएन का, कि उमर अयूब साहब जो हैं वो चूँकि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं किया और ये कहीं पे स्टिपुलेटेड नहीं आइन के अंदर कि पार्टी के होना ज़रूरी है, एक अजीब सी मुफ्त की एक बहस शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ से ओपिनियन ये आता है कि जब कहीं पे नहीं लिखा हुआ तो फिर आप चाहे किसी पार्टी से आपका ना हो इल्हाक, आप बन सकते हैं। वो अभी तक वो अनाउंस नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप खुद और बाकी आपकी पार्टी के लीडर्स भी इस चीज़ के बड़े हामी है कि भाई ये अब आगे बढ़ना चाहिए, और ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है। वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया, एक दूसरी तरफ से जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं, वो जिस बंदे को अगर वो सबसे ज़्यादा वोट दे रहे हैं और वो अपोजिशन लीडर बना रहे हैं, तो करें उनको नोटिफाई और आगे चलें। पीपल्स पार्टी का इसमें मौक़िफ़ क्या है? डू यू अग्री विद व्हाट पीएमएलएन इज सॉर्ट ऑफ डूइंग राइट नाउ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये मौक़िफ़ है कि जो भी कानून के मुताबिक है, जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस है कौमी असम्बली का, उसके मुताबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। अगर उसमें ये भी नहीं है, मैं डेफिनेटली स्पीकर ऑफिस जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक ही चलेगा, उससे दाएं बाएं नहीं होगा। जो चीज़ भी होगी, चाहे वो उमर अयूब साहब हैं, चाहे कोई और साहब हैं,
जिसको भी मतलब है कि वो अगर वो रूल्स के मुताबिक होगा तो उसको जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसमें कोई डिले मैं समझता हूँ कि डिले करना मुनासिब नहीं है, कोई डिले नहीं होगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कतगन है उमर अयूब साहब को बनाने में और क्या कतगन नहीं है। अगर कोई कतगन नहीं है तो उनको नोटिफाई कर देना चाहिए। उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई इसमें कोई इशू नहीं है कि चाहे वो उमर अयूब साहब हो, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोई भी मेंबर हो, चाहे वो खातून हो, चाहे मर्द हो, किसी को भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। सही। अच्छा कुंडी साहब, अगेन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये मतलब तुर्रा इम्तियाज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमेशा जब गवर्नमेंट थी सेंटर के अंदर भी, और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आज़ादी इजहार राय के हवाले से एक बड़ी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और फॉरवर्ड गोइंग अप्रोच हमेशा से आपकी पार्टी की रही है। अब पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पे एक वो समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, ट्विटर है, एक्स जिसको आप कहते हैं, वो बैंड है। वो सिंध हाई कोर्ट, जहाँ पे अगेन खैर उसे लेना देना तो कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और आपकी पार्टी के लीडर्स एंडोर्स करते हैं कि हाँ जी खुलना चाहिए, अभी तक उस पर कोई स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट आई नहीं है। और हमारे जो वजीर खारजा हैं वो कल फरमा रहे थे कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा यूके से, तो वहाँ पर जाके मैं इस मसले को हल करूंगा। कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है, मसला कोई समझाए कि है क्या। और आपकी पार्टी की तरफ से चूंकि आप लोग हमेशा इस पर स्टैंड बहुत अच्छा लेते हैं, इस दफ़ा क्या उसमें तामुल है सर? हमें कोई तामुल इसके अंदर नहीं है। हमारा अभी भी स्टैंड है कि जो समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है, वो जो फॉर्मर ट्विटर के हैं और अभी एक्स के हैं, उसको खोलना चाहिए। पहले भी आपने देखा कि हमारे साथ नहीं किया गया। एक सेनेटर जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जमा कराई थी सेनेट के अंदर, जिसमें तमाम जो है वो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन को जो है उन्होंने बैन करने को कहा कि इसको बैन कर देना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ एक अहमकाना रेजोल्यूशन थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की है। लिहाजा हम ये नहीं कहते कि ये एप्लीकेशन बंद हो। जब आप देखें कि इलेक्शन के दौरान भी जिस दिन पोलिंग डे के ऊपर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई थी, सबसे पहले बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसकी आवाज़ उठाई थी। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ऐसे एप्लीकेशंस को बंद कर देना चाहिए, इसको खोलना चाहिए। लोगों को अपना एक हक। हाँ, हमें भी ये देखना चाहिए एज ए शहरी, पाकिस्तान के शहरी, ज़िम्मेवाराना शहरी के, कि उसके ऊपर जो हम फेक न्यूज़ वो नहीं होना चाहिए। बाकी हम करते रहें, पॉलिटिक्स करते रहें, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें ये ना हो कि कम से कम हम अपने मुल्क की जो है वो उसमें जो है वो जगह सही करते रहें। वो आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। वो उसमें ये है ना कि एक तो कंसिस्टेंटली एक चीज़ को ये कहा जाए, क्योंकि वो नहीं खुल रहा एक दफ़ा के बयान से तो उस तरह से फ़र्क ना पड़े, लेकिन साथ ही साथ आपका ज़ाती ओपिनियन इस पर क्या है? इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं मैं वापस जाके इस मसले को देखता हूँ और हल करता हूँ, क्या मसले से क्या मुराद हो सकती है? वही जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें कि जो नहीं करनी चाहिए, उनको कह रहे हैं कि मसला पहले उनको ख़त्म करें फिर उसके बाद खोलेंगे। नहीं, मैं नहीं समझता कि इसहाक डार साहब ने किस उस पे पैरामीटर में उस पे बात की है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं तो कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते तो फिर डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लिहाजा अगर कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किए हुए हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं है और किसी को एतराज़ है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एतराज़ है, तो मुझे उससे ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जाना चाहिए कि मुझे एतराज़ है। अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसको खोल देना चाहिए। अच्छा कुंडी साहब, आपने देखा होगा राना सनाउल्लाह की पिछले 2 दिन कंसेक्यूटिवली वो हम देखते रहे हैं कि वो एक थी तो पुरानी स्टेटमेंट वो दोबारा अचानक सामने आ गई, जिससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है, जिससे मतलब एक तासुर ये भी जाता है कि वो हैरेसमेंट वाली भी है इन अ वे कि मतलब डराने धमकाने वाली भी है कि मतलब वजूद ख़त्म कर दें का, इनका वजूद रहेगा या हमारा रहेगा। बड़े सीनियर सियासी लीडर हैं, लेकिन मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुनवा देता हूँ। मैं उस पर आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, क्योंकि आप गो के मिनिस्ट्रीज़ का नहीं, गवर्नमेंट का पार्ट तो आप हैं और उससे पहले भी आप लोग थे इकट्ठे। प्लीज़ ज़रा सुन लीजिए सर। और इससे पहले जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे वो भी ज़रा आपको सर प्लीज़ इफ़ यू बेयर विद अस। अच्छा, वो मुझे पैनल से बताया गया कि वो अभी उनके पास मौजूद नहीं है। अलबत्ता कुंडी साहब वो ये कह रहे थे कि इमरान खान का वजूद ही खतरा है, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी वो चाहते तो सियासी तो ऐड कर सकते थे साथ। ये पहले भी इसी तरह का मामला हुआ था। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स के ऊपर कि फिर आप मुफाहमत की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे और माई वे और द हाईवे वाला मामला, स्टैंड क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब सीनियर सियासतदान टीवी पे आते हैं तो उनको एक ज़िम्मेवाराना स्टेटमेंट देनी चाहिए। और देखिए, आजकल इतने टीवी चैनल्स हैं, रोज़ाना आप 3-3, 4-4 प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसी बात हो जाती है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने इस चीज़ को क्लियर किया कि उसकी सियासी वजूद की उन्होंने बात की है। और सियासी वजूद तो डेफिनेटली हर आपका अपोनेंट, पॉलिटिकल अपोनेंट यही चाहता है कि मैं सियासत उसकी ख़त्म करूँ। तो उन्होंने उस पैराए में उसकी बात की। अदरवाइज़ तो मैं नहीं समझता कोई भी पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में या कोई शख्स खुदा न खास्ता चाहेगा कि जी मैं फ़लाँ को जो है वो उसका वजूद ख़त्म कर दूँ।
ये ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं समझता कि हाँ, कभी भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफ़ॉर्म से ये आवाज़ आई हो। हाँ, पीटीआई के प्लेटफ़ॉर्म से आपने आवाज़ सुनी होगी कि जला दो, मार दो, क्या पता नहीं क्या-क्या कौन-सा डायलॉग था मुझे अभी याद ही नहीं है। तो मतलब है कि सब कुछ मतलब है कि वो कहते थे वो और उनके इत्तेहादी, जिस तरीके से पिंडी के उनके एक पार्टी के जो है इत्तेहादी थे, इस तरीके से वो कहते थे कि सिविल नाफरमानी भी करे, उम, जला दो, गिरा क्या-क्या बातें करते थे। ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिकली जो है एक-दूसरे को काउंटर करें। तो बिल्कुल उन्होंने सियासी वजूद की बात की है, तो हर पॉलिटिकल ओपोनेंट चाहेगा कि उसका सियासी वजूद खत्म हो। सही, ठीक है। खैर लेकिन पॉलिटिक्स तो सर ये है कि मतलब आप ऐसी चीज़ें कि जो अनसॉल्वेबल हैं वो बैठ के बातचीत से सॉल्व हो जाए और नामुमकिनात को मुमकिन बनाना यही पॉलिटिक्स है। खैर एनीवेज मैं लास्ट सिर्फ आपसे पूछता हूँ, आगे सेनेट इलेक्शंस है सर। फैसल वाडा साहब उनकी आपकी जमात के साथ अब ज़रा करीबी ज़्यादा हो गए हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर। काकड़ साहब भी आपके पार्टी के साथ हैं या आज़ाद हैसियत के अंदर? पीपल्स पार्टी सुनने में आता है कि टैसिट सपोर्ट का इनको दिया हुआ है कि हाँ जी ठीक है हल्की फुल्की सपोर्ट मिलेगी। देखिए, वाडा साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं कराची से और उनके प्रपोजर सेकेंडरी जो हैं वो पीएम उससे सॉरी एमक्यूएम से हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेकेंडरी नहीं है। तो गालिबन वो एमक्यूएम के सपोर्ट से सेंटर बनना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो उन्हीं के उस पे है पीपल्स पार्टी की, उनके प्रपोजर सेकेंडरी नहीं है। और काकड़ साहब मेरे ख्याल में कि वो अपनी बलूचिस्तान अवामी पार्टी प्लेटफॉर्म से शायद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वैसे दोनों अपने उस पे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको किसी दोनों में से किसी को सपोर्ट का ऐलान नहीं किया और नहीं मेरे ख्याल में वो सपोर्ट करिए। हाँ, अभी हमारी जो सूबाई जो तंजीमें हैं या बलूचिस्तान में है, वो बैठेंगे और अभी बाकी जमात के साथ भी बैठेंगे और लेअमल तय करेंगे कि किस पार्टी के कितने कोटे में सेंटरशिप आती है और किसको बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए। तो अभी उसका लेअमल जो है उसका फैसला होने को है, क्योंकि अभी 1-2 दिन है, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, फिर आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है।